नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और उसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से फैक्टर से जनरेशन आएगा। RLE तो हम जानते ही हैं, रेट लॉ इक्वेशन, और ये भी देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो आज का लेक्चर जितना भी होगा देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सिंपली सबसे पहले हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कारक हैं जो किसी रिएक्शन को या रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनमें से सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किस तरीके का आपका नेचर का किस तरीके का रिएक्टेंट का नेचर होगा, वो किस तरीके से डिफाइन होगा, किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, वो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाला है। दूसरी हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन वाला जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ से एक नई चीज़ निकल के आती है, डेट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ से पढ़ने के बाद। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के फैक्ट में जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तब वो आएगा। फिर हमारे पास टेम्परेचर आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। कैटलिस्ट, वहीं पे एक्टिवेशन एनर्जी वहीं से हमें देखने को मिलेगी। इफेक्ट ऑफ सनलाइट, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं जो आप सब जानते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं। तो जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती हैं, यूवी रेडिएशन में जो रिएक्शंस होती हैं, उनमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर सनलाइट मिलेगी तो रिएक्शन तेजी से होगी, नहीं मिलेगी तो रिएक्शन स्लो होगी। जैसे फोटोसिंथेसिस है, आप सब जानते ही हैं उसके बारे में। पीएच ऑफ द मीडियम, खासकर से ये जो पीएच है ये अफेक्ट करता है रेडॉक्स रिएक्शंस के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं सिंपली एसिड बेस रिएक्शन के लिए इसका यूज होता है पीएच का। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड केवल उन्हीं स्पीसीज को अफेक्ट कर सकता है जो पोलर है नेचर में। तो जो रिएक्टेंट पोलर नेचर के होंगे उनको अफेक्ट करने के लिए, उनके रेट को कंट्रोल करने के लिए, बढ़ाने के लिए, घटाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है, वो जो एक फैक्ट है जो रिएक्शन को चेंज कर सकता है, डेट इज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम बात करेंगे अपना फर्स्ट फैक्टर, डेट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहला इसमें पॉइंट आएगा, डेट इज फिजिकल स्टेट। हम सब जानते हैं बच्चों, तीन तरीके की फिजिकल स्टेट्स हमने पढ़नी है जनरली, सॉलिड, लिक्विड और गैस। गैस की अगर हम बात करें तो गैस में हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेजी से मूव करते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। और पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी अगर ज़्यादा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से वो रिएक्शन बहुत तेजी से करेंगे। इतना आ रहा है समझ में, वो रिएक्शन क्या करेंगे, तेजी से। तो सॉलिड लिक्विड की टर्म में अगर हम बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस की टर्म में, तो गैसियस कंपोनेंट्स का या गैसियस रिएक्टेंट का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सबसे तेज होगा, सबसे ज़्यादा होगा। यानी गैस सबसे मैक्सिमम, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कोलिजन करने की टेंडेंसी मैक्सिमम होगी आपस में, तभी तो टकरा के तभी तो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा लिक्विड, फिर आपका सॉलिड। सॉलिड बहुत ही स्लो हो जाएगा क्योंकि उसके पार्टिकल वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव नहीं कर सकते। ये भी एक फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास दो तरीके के मिक्सचर भी होते हैं, एक होता है होमोजेनस और एक होता है हेट्रोजेनस। होमोजेनस जो होते हैं वो ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन को शो करेंगे, यानी रेट ऑफ रिएक्शन का अगर ऑर्डर लगाएंगे तो होमोजेनस ज़्यादा होगा, फिर हेट्रोजेनस होगा। सेकेंड बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आप सब जानते हैं कि ऐसा एरिया तो आप जानते ही हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा रिएक्टेंट का उतना ही ज़्यादा पार्टिकल कोलाइड करने की टेंडेंसी होगी। पार्टिकल जितना ज़्यादा कोलाइड करेंगे उतना ही हमारा क्या मिलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। तो सरफेस एरिया के साथ अगर हम बात करें तो ROR जो है, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, सरफेस एरिया के। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, ROR हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। अगली हमारे पास है केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि दो पॉइंट के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहला क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन, किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है उसको हमें तोड़ना है। दूसरा हमारे पास पॉइंट हो जाता है, वो आ जाता है नंबर ऑफ बॉन्ड टू बी ब्रोकन। ठीक है, तो यहाँ पे दो फैक्टर काम करेंगे, एक हो जाएगा नेचर ऑफ बॉन्ड और दूसरा फैक्टर हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है भाई, बॉन्ड का नेचर क्या है और बॉन्ड का नंबर क्या है, ये दोनों इफेक्ट करेगा। ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड होगा तो भाई ज्यादा एनर्जी चाहिए, यानी इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगा। कम नंबर ऑफ बॉन्ड होगा, जल्दी से टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। दूसरा नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूटने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वीक बॉन्ड वनरेबल बॉन्ड है टूटने में आसानी होगी। तो ये फैक्ट है, ये फैक्टर है कि केमिकल नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट में सबसे पहला तो यही है कि आपका नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा है, किस तरीके का बॉन्ड है और नंबर ऑफ बॉन्ड कैसा है। दूसरा, अगर रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे को ROR कैलकुलेट करना है तो यहां से स्टेबिलिटी फैक्टर भी ध्यान रखना होगा। अगर रिएक्टेंट आपका ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट की ROR यानी रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ROR क्या हो जाएगा, 1 स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। भाई ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट है तो ज्यादा स्टेबल रिएक्टेंट होने की वजह से आपका ROR क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, रिएक्शन बहुत धीरे धीरे जाएगी आगे। भाई उसको बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी, अगर हम बात करें प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हमारा ROR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी रिएक्शन बहुत तेजी से शिफ्ट होगी किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ROR प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू कि यहाँ पे अगर हम नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करें तो किस तरीके से हमारी रिएक्शन अफेक्ट करती है, किस तरीके से रिएक्शन हमारी होती है। ये सारा कॉपी कर लिया होगा आपने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ से जो सेकंड हमारी डिपेंडेंसी है या फैक्टर है, डेट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। तो इसको आप स्टार मार्क करके लिखिए, चाहे आप कैसे भी लिखिएगा। सेकंड फैक्टर हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, बोर्ड एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए ये फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको, इस पर नज़र बना के रखिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे समझें वो ये है कि जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। भाई कंसंट्रेशन की बात करें वो आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही आपकी कंसंट्रेशन होती है। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम के, और वॉल्यूम अगर डबल होगा, वॉल्यूम अगर आप बढ़ा दोगे तो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा, और कंसंट्रेशन अगर आप बढ़ा दोगे, डबल कर दोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, यही है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां से कॉन्सेप्ट ये है, क्या ये कंसंट्रेशन अफेक्ट करेगी रेट ऑफ रिएक्शन को, वही हमें समझना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए। दूसरा, यहां पे एक और हम फॉर्मूला यूज करते हैं, डेट इज PV इज इक्वल टू NRT। क्यों भाई, आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, PV इज इक्वल टू NRT। यहां से अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म में निकालूंगा तो P इज इक्वल टू आ जाएगा CRT, N/B इधर आ जाएगा, तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CRT। तो यहां से एक चीज समझ में आएगी भाई, कंसंट्रेशन या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। प्रेशर बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी यहां पे भी अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो जो टर्म हम कंसंट्रेशन के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं गैसियस टर्म के लिए, वही हम टर्म किस पे डिफाइन कर सकते हैं, प्रेशर की टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात तो आप ध्यान रखें। इसके बाद कुछ थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे, उसको कॉपी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में तो एक बहुत अच्छी डिपेंडेंसी है जो हमें स्टेटमेंट याद भी रखना है। वो स्टेटमेंट क्या है भाई, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये आप कह नहीं सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी डिपेंडेंसी किस तरीके से डिफाइन होती है, रेट प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर के। अब ऑर्डर क्या है,
ऑर्डर एक आपका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम रेट ऑफ रिएक्शन के फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डर जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे कंसंट्रेशन की पावर ऑर्डर यानी जो भी वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा। अब ये वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव में ग्रेटर देन 1 हो गई तो आप जानते हैं कि स्क्वायर या फिर पावर 3 में जाएगी, तो आपको किस तरीके से डिपेंडेंसी मिलेगी। बात समझ में आ गई। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमने एक कांस्टेंट लगाया, इस कांस्टेंट का नाम दिया के। के क्या होता है? के आपका होता है बेटा रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट तो है ही जैसा हम जान ही रहे हैं। इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी एक अपनी वैल्यू है, वेलोसिटी स्पीड है, तो इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। रेट कांस्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इसको हम स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। स्पेसिफिक क्यों? क्योंकि ये डिफाइन होगा स्पेसिफिक कंडीशन में। अगर कंसंट्रेशन आपकी 1 मोलर हो जाए, पावर आप कुछ भी कर दीजिए, कंसंट्रेशन अगर आपकी 1 मोलर हो गई तो पावर आप कुछ भी कर दीजिए, आपकी जो रेट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आएगी? रेट कांस्टेंट के इक्वल आएगी। आ रही बात समझ में? तो ये आपका क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी यूनिट वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो उन न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस में आपको कई बार ऑर्डर गिवन नहीं होगा और उस ऑर्डर का कैलकुलेशन हमें इसकी यूनिट देख के ही करना पड़ेगा कि इसकी यूनिट क्या कहती है, इसकी यूनिट क्या है, उसी के बेसिस पे हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर हम यहां से निकालें R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर, तो K का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन ऑफ K इज R अपॉन कंसंट्रेशन टू द पावर। R की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर क्या होता है? मोलर होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट है मोलर, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड, आप इसको मोलर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोलर या फिर मोल पर लीटर, और इसकी पावर क्या हो गया? ऑर्डर n। n को मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्डर है n। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट k इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, है ना, और सेकेंड इनवर्स तो एज इट इज रहेगा। और इसको मोल पर लीटर को हम लिख सकते हैं मोलर, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? मोलर टू दी पावर 1 माइनस n, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। आई होप ये वाला सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये डिफाइन हो रहा है। अब हम बात करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं न्यूमेरिकल की। फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट इज 3 इंटू 10 टू द पावर -3 लीटर टू मोल -2 सेकेंड -1, ये यूनिट गिवन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? आपसे कह रहा है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर आप बता दीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक बार आप ट्राई जरूर करिए, ट्राई करेंगे तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिलेगा, है ना। उम्मीद तो यही है, बिना ट्राई करे तो कुछ नहीं होगा, बिना मरे तो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ट्राई तो करना ही पड़ेगा अगर आपको आंसर चाहिए तो, है ना। चलिए करें, सॉल्व कर लिया होगा आपने। यहां पे जो वैल्यू दे रखी है लीटर की पावर 2, मोल की पावर -2 सेकेंड इनवर्स, ये तो दे रखी है। अब भाई कंपैरिजन भी कर सकते हैं आप चाहें तो, आपकी इच्छा है। वी नो डेट, क्या जानते हैं हमने अभी तक क्या सीखा है भाई? यूनिट ऑफ के की यूनिट क्या होती है? मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 सेकेंड इनवर्स। आप अगर इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो मोल की पावर आएगा 1 माइनस n, लीटर की पावर आएगा n-1, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। अब इसको किससे कंपेयर करना है? इसको इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करोगे तो मोल की पावर कंपेयर इज इक्वल टू लिख देते हैं ताकि हमें कंपैरिजन समझ में आ जाए, है ना। आप पता चला कि तो ये आपका क्या हो जाएगा? मोल की पावर कितना दिया हुआ है यहाँ पे? -2 दिया हुआ है। चलिए लीटर की पावर कितना दिया हुआ है? 2, और सेकेंड इनवर्स तो है ही।
अब ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे इन दो को देखना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड इनवर्स तो हर किसी में आएगा। किसी का भी एक का कंपैरिजन कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस एन की वैल्यू मिल जाएगी -2, या फिर n माइनस 1 की वैल्यू मिल जाएगी 2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से भी 3 आएगी और यहाँ से भी करेंगे तो यहाँ से भी हमें 3 वैल्यू मिलेगी। तो कहीं से भी आप कर दीजिए तो वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 3। अगर वैल्यू आपको 3 मिल रही है तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोलो बेटा, समझ में आया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम कुछ ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, इनके लिए आपको k की यूनिट निकालनी है, यानी यूनिट ऑफ k की बात करें, यूनिट ऑफ k। तो 0 के लिए यूनिट ऑफ k निकालेंगे तो 0 के लिए यूनिट ऑफ k क्या हो जाएगा, देखो n की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है, तो यूनिट ऑफ k क्या बन जाएगा हमारे पास, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और मोलर सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगी। अगर आपको n की वैल्यू 1 दी हुई है तो n की वैल्यू यानी ऑर्डर 1 दिया हुआ है, उसके लिए अगर आप यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट हो जाएगी ओनली सेकेंड इनवर्स। क्यों हो जाएगी सेकेंड इनवर्स, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें n की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0, पावर आपकी किसी की भी 0 हो जाती है तो वो टर्म क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यहाँ पे क्या बच जाएगा, सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। n की वैल्यू यानी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यूनिट ऑफ k क्या आएगा, आप देख लो ध्यान से, तो ये आएगा मोल टू दी पावर -1 लीटर टू दी पावर 1, लीटर टू दी पावर 1 सेकेंड -1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मोलर -1 सेकेंड -1। 3 के लिए क्या लिखेंगे, 3 के लिए हो जाएगा मोल टू दी पावर -2 लीटर टू दी पावर 2 सेकेंड इनवर्स, या फिर हम लिख सकते हैं मोलर टू दी पावर -2 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपके लिए सारी आपकी क्या हो जाएंगी, ठीक है, यूनिट्स हो गई। इन k की यूनिट्स को आपको ध्यान रखना है, k की यूनिट से ही आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। k की यूनिट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आगे बात समझ में? एक और पॉइंट आप लिख लीजिएगा यहां पे, ऑर्डर कैन बी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव और इन एंड इन फ्रैक्शन। ऑर्डर की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ऑर्डर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो ये हमारी किसकी बात हो गई, ऑर्डर की बात हो गई। फटाफट से नोट डाउन करिए और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर एक्चुअली में क्या है ना, ऑर्डर को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। चलिए करिए जल्दी से। तो अब हम बात करते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन की। ऑर्डर की बात कर लेते हैं, किस तरीके से ऑर्डर का कैलकुलेशन किया जाता है। पहली बात तो समझिए ऑर्डर है क्या। तो ऑर्डर एक्चुअली क्या है, आपकी सम ऑफ पावर ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म अपीयरिंग इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। जितनी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की पावर है उन सब का अगर हम सम कर दें तो वो हमारा किसके इक्वल आता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव a plus b plus c gives product type of reaction. This reaction can be balanced or unbalanced because the order is an experimental quantity, experimental data। तो इस पे आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि ये बैलेंस रिएक्शन है या अनबैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये डेटा कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटल होता है। उसके लिए आपको या तो क्वेश्चन में उस तरीके का कोई पार्ट गिवन होगा कि ये डेटा आप यूज करिए, ऑर्डर कैलकुलेट करिए, या फिर कुछ और चीज यूनिट्स टाइप का कुछ ऐसा गिवन होगा जिससे आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या गिवन है, ये गिवन है कि रेट प्रोपोर्शनल है ए के और उसकी पावर क्या है P। अब ये जो A कंसंट्रेशन है, P क्या है, पावर में है,
और P क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, यानी A के रेस्पेक्ट में जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो आपका क्या हो गया P। सेम एज B के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया पावर Q, तो Q क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। सेम एज C की पावर दिया हुआ है Z, तो Z क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C। हमने इन तीनों को कंबाइन किया और एक हमने RLE लिखी फॉर द रिएक्शन, दैट इज R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल हो जाएगा A टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर Z। प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, K लगा दिया, तो यहाँ पे एक इक्वेशन आ गई। हमसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालिए, तो जितना भी इसमें कंसंट्रेशन टर्म है उनकी जो भी पावर है उसको आप ऐड कर दीजिए विद साइन। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, ये आपके हाथ में नहीं है, आप विद साइन जो भी डेटा गिवन है उसको ऐड कर दीजिए। तो सबको ऐड कर देंगे क्योंकि सब पॉजिटिव में है तो सब पॉजिटिव में आ गए, नेगेटिव में होता तो नेगेटिव में आ जाते। और ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। इसमें एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखने वाली है, वो ये है कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। सब सिंपली बात यह है कि ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। और आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, या तो आपको क्या दे रखेगा होगा डेटा गिवन होगा, या फिर उसको कैलकुलेट करने के लिए, ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी गिवन होगी जिससे आप ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल के ऊपर काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक रिएक्शन है हमारे पास 2A + B, यहां से क्या बन रहा है प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, ऑर्डर with respect to A is 2 and with respect to B is -1। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक रिएक्शन है उसके लिए ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो A के रेस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में -1 ऑर्डर है। कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहला कैलकुलेशन करना है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। सबसे पहला तो हमें क्या करना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा कैलकुलेशन जो यहाँ पे करना है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, ठीक है। थर्ड हमसे कह रहा है, यहाँ पे निकालने को क्या कह रहा है, रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज डबल्ड, ठीक है। अगर मैं A की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं तो उस टाइम पे रेट क्या होगा। फोर्थ पार्ट इसमें कह रहा है रेट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ B इज 1/3, ठीक है। और एक और कह रहा है रेट व्हेन वॉल्यूम इज डबल्ड। अगर मैंने कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया तो उस टाइम पे क्या होगा। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर ये पार्ट है, इन पार्ट को हमें सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं सिंपली। सबसे पहला पार्ट आप भी अपने आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिएक्शन में क्या गिवन है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A इज 2, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू -1। तो यहां से अगर हम फर्स्ट पार्ट करते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे तो RLE हमारे पास क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K A टू द पावर 2 B टू द पावर -1, ठीक है। A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है आपका 2 और B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर है -1। तो यहां से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड हमसे कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ, ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर अगर निकालना है तो मैंने अभी बताया था, ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए क्या करेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर्स हैं उन सबको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए विद साइन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है उनको ऐड कर देंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थर्ड पार्ट कह रहा है
कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर आपने डबल कर दिया तो उस पर आपसे पूछ रहा है कि रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर आपकी डबल हो गई तो ऐसी सिचुएशन में होगा क्या, देखें, आर इनिशियल प्रोपोर्शनल है ए टू दी पावर 2k, यही है आर प्रोपोर्शनल है, इनिशियल छोड़ दीजिए, आर प्रोपोर्शनल है ए टू दी पावर 2k। अगर हम बात करें कि ए फाइनल, कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल ए कितना है, वो है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। रखें इसको तो आर आई अपॉन आर एफ करेंगे, ये हो जाएगा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन रखिए, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, और यहाँ से अगर आप आर एफ निकालेंगे तो आर एफ आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ आर आई, यानी रेट जो है वो 4 टाइम हो जाएगा इनिशियल रेट का। इतना आ गया समझ में, बड़ा आसान सा है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपली हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही रिलेशन निकाला था और उसी से हमने कर दिया। फोर्थ पॉइंट हमसे कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या हो जाए, 1/3 हो जाए, तो कुछ मत कर दीजिए, 1/3 पावर कितनी है इसकी -1, तो यानी रेट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। पांचवा आपसे कह रहा है कि अगर आप वॉल्यूम को डबल करते हैं, बेटा वॉल्यूम को डबल करने से होगा क्या, आपका कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। हम सब जानते हैं वॉल्यूम अगर डबल होगी तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों कंसंट्रेशन हाफ हो गया तो ऐसी सिचुएशन में होना क्या है, देखो यहां से रेट, देखो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर कितना है इसका, ओवरऑल ऑर्डर 1 है, तो यहां से लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम टू दी पावर ऑर्डर। रेट इज इक्वल टू होता है या प्रोपोर्शनल होता है, इक्वल टू नहीं कर सकते, प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन चेंज इन वॉल्यूम टू दी पावर ऑर्डर। अब चेंज इन वॉल्यूम कितना है, हाफ, ऑर्डर कितना है इसका 1, तो 1 अगर ऑर्डर है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आ जाएगी। इसका मतलब रेट हमारा क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा पहले रेट का, यानी रेट हमारा क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो रेट हमारा क्या हो गया हाफ हो जाएगा। रेट फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 ऑफ रेट ऑफ इनिशियल, तो इनिशियल रेट का ये क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे बेटा। अच्छा ये ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम की टर्म में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन के लिए दिया होता है कि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, तो ये आपका रेट क्या हो जाता है प्रोपोर्शनल हो जाता है कंसंट्रेशन टू दी पावर ऑर्डर के, हम सब जानते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी ध्यान रखिएगा और कल के लेक्चर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार, बाय बाय।